जिस दिन मेरा तबादला ब्लैकफुट स्टेशन में हुआ, उसी दिन मेरी जिंदगी अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। मेरा नाम एलेक्स मर्सर है और 8 साल तक भीड़ भाड़ वाले पार्कों में रेंजर के तौर पर काम करने के बाद मैंने दूर दराज नॉर्थ कैस्केड्स में पोस्टिंग की मांग की थी। जब मैंने अपना पेपर वर्क पूरा किया और सुपरवाइजर के पास लेकर गया, तो मेरे सुपरवाइजर ने अपनी भौहें चढ़ाकर मुझे देखा। ब्लैकवुड? कोई ब्लैकवुड के लिए पोस्टिंग कैसे मांग सकता है? उसने अपने चश्मे के ऊपर से मुझे घूरते हुए कहा। वो सबसे नज़दीकी शहर से भी 40 मील दूर है। एक बात बता दूं, सर्दियों में वहां रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने उसकी उस बात का जवाब दिया, यही तो मज़ा है, मुझे अब बस शांति चाहिए। और ये कहकर मैं वहां से निकल गया। 3 हफ्ते बाद मैं अपनी भरी हुई जीप को ब्लैकवुड स्टेशन की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर चला रहा था। तभी मुझे रेंजर कैबिन दिखाई दिया। वो एक मजबूत पुराना लकड़ी का ढांचा था जो सदियों पुराने ऊंचे पाइन के जंगल के पास बसा था। उसके पीछे कैस्केड्स की नुकीली चोटियां थीं जो देर आई वसंत के बावजूद बर्फ से ढकी थीं। कैबिन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक मेन कमरा जिसमें लकड़ी का स्टोव, छोटी रसोई और एक वर्किंग डेस्क था। एक छोटा बेडरूम, बाथरूम और कुछ सोलर पैनल लगे थे जिनसे थोड़ी सी बिजली मिल जाती थी। इमरजेंसी के लिए वहां एक सैटेलाइट रेडियो भी था। पिछला रेंजर सर्दियों के बीच में अचानक वहां से चला गया था। मुझे बताया गया कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से गया था, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में गया था कि वो अपना काफी सामान वहीं छोड़ गया था। मुझे लगा शायद कोई फैमिली इमरजेंसी होगी, तभी वो इतनी जल्दबाजी में गया होगा। पहली रात मैं कैबिन के बरामदे पर बैठा विस्की पी रहा था, जबकि जंगल को अंधेरा निकल रहा था। सन्नाटा गहरा था जिसे कभी कभार रात के किसी पक्षी की आवाज या पाइन के पेड़ों से गुजरती हवा की सरसराहट तोड़ देती थी। तारे लाखों की तादाद में चमक रहे थे। ऐसा नजारा मैंने शहरों की रोशनी में कभी नहीं देखा था। मुझे याद है, मैंने सोचा कि मैं वहां कितना अकेला हूं। अगर मैं चीख कर भी आवाज लगाऊं तो कोई मुझे सुन भी नहीं पाएगा। पहले 2 हफ्ते बिना किसी घटना के गुजर गए। मैंने रास्तों की जांच की, सर्दियों का मलबा हटाया और वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी। मैंने जानबूझकर शुरुआती वसंत चुना था ताकि गर्मियों के हाइकर्स आने से पहले मुझे इलाके को समझने का वक्त मिले। ब्लैकवुड करीब 60 वर्ग मील के जंगल को कवर करता है, जिसे सिल्वर टिप नदी 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर दिशा में पहाड़ हैं और पुराने पेड़ों का जंगल हर तरफ फैला है। वहां ऐसे पेड़ हैं जो सदियों से वहां खड़े हैं। 16वें दिन मुझे पहली बार कुछ गलत लगा। मैं कैबिन से करीब 6 मील दूर एक रास्ते पर मार्किंग्स लगा रहा था। तभी मुझे कीचड़ में कुछ निशान मिले। वो काफी बड़े इंसान जैसे पैरों के निशान थे जो करीब 18 इंच लंबे थे। पहले मुझे लगा कि शायद वो भालू के पैरों के निशान हैं जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन उनका आकार भालू के पैरों से अलग था। एड़ी बहुत पतली थी और उंगलियां बहुत साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने उनकी कुछ तस्वीरें ली, प्लास्टर कास्ट बनाए और एक अजीब सी बेचैनी के साथ अपनी गश्त जारी रखी। उसी रात करीब 3:15 बजे मैं किसी चीज की आवाज से जाग गया। कैबिन के बरामदे से भारी कदमों की आहट सुनाई दे रही थी और फिर दीवार पर कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च और अपनी सर्विस पिस्तौल उठाई। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, अपनी टॉर्च की रोशनी बरामदे पर डाली, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। मैं वापस जाकर सो गया, लेकिन अगली सुबह मुझे लकड़ी की दीवार पर गहरे खरोंच के निशान मिले जो इतने ऊंचे थे कि कोई भालू वहां तक नहीं पहुंच सकता था। फिर मैंने ध्यान से उन निशानों को देखा। एक खरोंच में काले बालों का एक गुच्छा फंसा था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ कहानियां सुनी हुई थी, हर रेंजर ने सुनी थी। रात में आग के आसपास सुनाई जाने वाली कहानियां, उन चीजों के बारे में जो गहरे जंगलों में छिपी रहती हैं।
मैं हमेशा उन्हें तन्हाई और कल्पना का नतीजा मानकर खारिज कर देता था, लेकिन उन खरोंचों को देखते हुए, अपनी उंगलियों से उन गहरे निशानों को छूते हुए जो किसी ने 8 फीट की ऊंचाई पर ठोस लकड़ी में उकेरे थे, मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। उस शाम मैंने अपनी सुपरवाइजर कैथी को रेडियो पर कांटेक्ट किया। ब्लैकवुड में शायद कुछ गड़बड़ है, शायद कोई शिकारी जानवर घूम रहा है। फिर उसकी आवाज रेडियो के स्टैटिक के बीच से आई। कैसा शिकारी? कोई भालू है या कोई कुगर है? कौन सा जानवर घूम रहा है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन कोई बड़ा जानवर है। मेरे पास कुछ पैरों के निशान और बालों के नमूने हैं। ठीक है, उन्हें संभाल कर रखो। 3 हफ्तों बाद एक वन्य जीव टीम आएगी। तब तक तुम अपना ध्यान रखो और प्लीज किसी छुट्टी के लिए अभी अप्लाई मत करना। उसकी वो बात मुझे समझ नहीं आई। मैं भला छुट्टी के लिए क्यों अप्लाई करूंगा? ऐसी क्या बात थी जो मैं एकदम से छुट्टी पर चला जाऊंगा? कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा कि मैं इस पोस्ट को संभाल नहीं पा रहा? तभी मेरे अहंकार ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ की सिचुएशन बता रहा हूँ। उनसे बात करके मैं अपने काम में लग गया। उसी रात वो आवाजें मुझे फिर से सुनाई दी। इस बार न सिर्फ कैबिन के बाहर से बल्कि जंगल के अंदर से भी। लगातार एक धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज पेड़ों पर जोर जोर से मार रहा हो। फिर रात को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। वो ना तो भेड़िए की आवाज थी, न किसी कायोटे की। ऐसी आवाज मैंने अपने सालों के अनुभव में कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज पहले धीमी थी, फिर इतनी तेज हुई कि कैबिन की दीवारें थरथराने लगीं। उन आवाजों से मैं इतना डर गया था कि पूरी रात नहीं सो पाया। फिर ब्लैकवुड में मेरा चौथा हफ्ता शुरू हुआ और तब तक मेरा एक रूटीन बन चुका था। रास्तों की जांच करना, वन्यजीवों के लिए लगाए गए कैमरों की निगरानी करना, रोज की रिपोर्ट्स दर्ज करना, हर 12 घंटे में हेडक्वार्टर से रेडियो कांटेक्ट करना, ये मेरा रोज का काम था। लेकिन अजीब सी घटनाएं जारी रहीं, पर वो अब कैबिन से दूर हो रही थीं। रात में हल्की आवाजें आना, कभी कभार ऐसे निशान मिलना जो मेरी समझ से बाहर थे, और जंगल के गहरे हिस्से में जाने पर बार बार ये एहसास होना कि कोई मुझे देख रहा है। मंगलवार को मुझे पहला इमरजेंसी कॉल आया। एक फैमिली हाइकिंग कर रही थी जो सिल्वर टिप ट्रेल से लौट रही थी। फैमिली में जो डैड था उसने अपने सेल फोन से कॉल किया और बताया कि वो रास्ता भटक गए हैं। रास्ता भटकने का कारण भी बहुत अजीब था। उसका कहना था कि पेड़ों के बीच से कोई बहुत बड़ी चीज गुजर रही थी और उससे बचने के लिए वो ट्रेल से अलग हो गए थे। उसके बाद वो जंगल में भटक गए और ट्रेल पर वापस नहीं आ पाए। मैंने तुरंत तैयारी की, एक्स्ट्रा सप्लाई और मेडिकल किट पैक की। सिल्वर टिप ट्रेल 7 मील लंबा कठिन रास्ता था जो घने जंगल से होकर एक झरने तक जाता था। वो ट्रेल अनुभवी हाइकर्स के बीच काफी मशहूर था, लेकिन नए लोगों के लिए काफी खतरनाक भी था। जैसे ही मैं निकला, मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में बादल घने और काले होकर पेड़ों के ऊपर जमा हो गए। ट्रेल हेड तक पहुंचते ही बहुत तेज बारिश होने लगी। रास्ता कीचड़ में बदल गया और सभी नाले उफान पर आ गए। 3 घंटे बाद मुझे उस फैमिली का पहला निशान मिला। एक बच्चे की नीली रेन जैकेट एक टहनी में फंसी हुई थी। रास्ते के निशान देखकर लग रहा था कि वो वहां से घबराहट में भागे थे। फिर ट्रेल से कुछ दूर जंगल में मुझे कुचली हुई घास फूस दिखी। मैं उनके छोड़े हुए निशानों का पीछा करने लगा। बारिश की आवाज में बीच बीच में पुकारने लगा, मैं एक पार्क रेंजर हूं, क्या कोई मुझे सुन सकता है? कुछ देर बाद मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो एक औरत की आवाज थी जो बहुत डरी हुई थी। प्लीज हेल्प, हम यहाँ हैं, प्लीज जल्दी आओ। मैं उस आवाज की दिशा में भागा। वो आवाज एक छोटी सी गुफा से आ रही थी जो एक चट्टान के नीचे बनी थी। उसमें 3 लोग छिपे हुए थे, एक 30 साल की औरत, एक जवान लड़का
और एक करीब 10 साल की लड़की, लेकिन उनका पिता गायब था। मुझे देखते ही वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। शुक्र है तुम आ गए, लेकिन वो माँ को ले गया। मैं उनके पास गया, उन्हें पानी और कुछ एनर्जी बार्स दिए और फिर उस औरत से पूछा, कौन ले गया मैम, भालू या कुगर? तभी लड़के ने कांपती आवाज में कहा, वो कोई जानवर नहीं था, वो 2 पैरों पर खड़ा हुआ था, बहुत बड़ा था। डैड ने हमें भागने को कहा ताकि वो उसका ध्यान हटा सके। मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए उनसे पूछा कि ये सब कब हुआ। फिर उस औरत ने बताया कि ये सब कल रात हुआ था। उस औरत ने अपना नाम सारा जेनसन बताया। फिर उसने कहा, हम कैंप लगा रहे थे, तभी हमें कुछ हिलने की आवाज सुनाई दी। मार्क ने पेड़ों की तरफ टॉर्च मारी और फिर वो कांपते हुए रुक गई। फिर उसकी बात लड़के ने पूरी की। तभी हमें चीखने की आवाज आई। ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। फिर वो हमारी ओर झपटा और डैड ने हमें चिल्लाकर भागने को कहा। हम सभी भागने लगे, लेकिन फिर हमने पीछे से डैड के चीखने की आवाज सुनी और फिर उसके बाद सब कुछ शांत हो गया और कोई आवाज नहीं आई और हम लोग यहाँ गुफा में आकर छुप गए। मैंने उनके ठिकाने और स्थिति के बारे में हेडक्वार्टर को रेडियो पर बताया और उनसे लापता पिता की खोज के लिए मदद मांगी। हेडक्वार्टर ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे पूरे परिवार को खुद सुरक्षित वापस ले जाना होगा। जब मैं उन्हें वापस ट्रेल की ओर ले जा रहा था, वो लड़का जिसका नाम जस्टिन था मेरे पास आकर बोला, आपसे पहले वाला रेंजर जो यहाँ रहता था, वो इन जंगलों के बारे में अजीब सी बातें करता था, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने तेजी से उसकी तरफ घूर कर देखा। उसने आगे कहा, मेरे चचेरे भाई का दोस्त पिछले साल यहाँ गर्मियों में मेंटेनेंस का काम करता था। उसने बताया था कि पुराना रेंजर किसी चीज को ट्रैक कर रहा था। वो उसे जंगल का रखवाला कहता था कि सालों से अगर जंगल में कोई भी जाता है तो वो उसे उठा ले जाता है। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाते हुए कहा कि ये सब बस कहानियां होती हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन जस्टिन ने सिर हिलाकर कहा, उसने मेरे भाई के दोस्त को कुछ तस्वीरें दिखाई थीं, पैरों के निशान, बालों के नमूने और जंगल में टूटी टहनियों से बना एक ढांचा। फिर जनवरी में वो रेंजर गायब हो गया। सबने कहा उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन कोई नहीं बताता कि उसने बिना किसी वजह के एकदम से नौकरी क्यों छोड़ी। मैं उसकी बातों को सुनता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देता भी क्या, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम होने से पहले हम रेंजर स्टेशन पहुंच गए। मैंने उन लोगों को सूखे कपड़े और गर्म खाना दिया और हेडक्वार्टर को फिर से कॉल किया। मुझे बताया गया कि अगर मौसम साफ रहा तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। मैंने उस परिवार को कैबिन के मेन कमरे में ठहराया और अपने विचारों को समेटने के लिए पीछे के बरामदे में चला गया। बारिश रुक गई थी, जंगल कोहरे में डूब गया था और चारों तरफ तूफान के बाद की अजीब सी शांति छा गई थी। और फिर मुझे कुछ सुनाई दिया। जंगल के गहरे हिस्से से 3 तेज टकटकाने की आवाजें, जैसे बड़ी बड़ी डालों को तोड़ा जा रहा हो। एक जानबूझकर किया गया पैटर्न, शायद एक सिग्नल। और ये आवाज पहले की आवाजों से ज्यादा करीब थी। पूरी रात फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह आसमान साफ था। एक हेलीकॉप्टर के द्वारा हमने जेनसन परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल दिया। मैं मार्क जेनसन की खोज के लिए आई 4 लोगों की टीम के साथ जंगल में गया। उन्हें उस जगह ले गया जहां परिवार ने उसे आखिरी बार देखा था। माहौल बहुत गंभीर था। वो लोग काफी एक्सपीरियंस थे और उनका कहना था कि 36 घंटे बाद इस मौसम में हमें शायद लाश ही मिलेगी। उस टीम की लीडर गार्सिया ने कहा, उस परिवार का कहना था
कि यहाँ कोई बड़ा जानवर था। इस वक्त तो भालू ही एक्टिव होते हैं। हो सकता है शायद अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भालू ने हमला किया हो। मैंने सहमति में सर हिलाया, लेकिन उस परिवार के बयान का जिक्र नहीं किया, ना ही अपने साथ घटी वो बातें बताईं। कुछ बातें आप लोगों से तभी शेयर करते हैं जब आपके पास ठोस सबूत हो, वरना लोगों का आप पर से विश्वास उठने लगता है। दोपहर तक हम उन लोगों की कैंप साइट पर पहुंचे। उनका टेंट आधा खड़ा था, स्लीपिंग बैग भी अंदर ही थे। खाना भी भालू से बचाने वाले डब्बों में सही तरीके से रखा गया था। उस परिवार ने सभी नियमों का पालन किया था। तभी गार्सिया ने आदेश दिया, सभी लोग फैल जाओ। निशान, खून, फटे कपड़े, कुछ भी मिले तो मुझे बताओ। मैंने उत्तर पश्चिमी हिस्सा चुना, जो जंगल के और गहरे हिस्से में था। वहां के पेड़ बहुत प्राचीन थे। बड़े बड़े पेड़ों ने एक घना छप्पर बना रखा था और नीचे सूरज की बहुत कम रोशनी पहुंचती थी। इसी हरे भरे अंधेरे में मुझे कुछ मिला। एक कांटेदार झाड़ी पर फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा और उसके पास जमीन पर घसीटने का निशान, जैसे किसी भारी चीज को खींचा गया हो। मैंने सभी को उधर बुलाने के लिए आवाज लगाई और बाकियों के आने से पहले उस निशान का पीछा किया। वो निशान एक विशाल गिरे हुए पेड़ तक गए, जिसका तना बहुत बड़ा था और उसके नीचे कुछ हड्डियां रखी हुई थीं। ज्यादातर जानवरों की हड्डियां थीं, लेकिन उनमें कुछ इंसानी हड्डियां भी थीं। एक हाथ की हड्डी, एक कूल्हे का हिस्सा और एक खोपड़ी जिसका जबड़ा गायब था। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे और खामोशी में खड़े थे। तभी गार्सिया ने कहा कि हो सकता है ये आदिवासी लोगों ने रखी हों। कई बार वो लोग लाशों को घने जंगल में दफना देते हैं। मैंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरा ध्यान उस पेड़ की छाल पर गया जिसमें कुछ उकेरा गया था। उस पर किसी नुकीली चीज से कुछ निशान और गहरे खांचे बनाए गए थे। वो निशान एक गोल आकार में थे, जिसकी कोने की रेखाएं बाहर की ओर फैल रही थीं, जैसे कोई सूरज का चित्र बनाया गया हो। आसपास के पेड़ों पर भी कुछ ऐसे ही निशान थे, कुछ पुराने और घिसे हुए तो कुछ काफी नए थे। तभी गार्सिया की रेडियो पर एक मैसेज आया। 2 मील पूर्व में दूसरी टीम को मार्क जेनसन का बैकपैक मिला था। हमने हड्डियों वाली जगह को जांच के लिए मार्क किया और नई जगह की ओर चलने लगे। अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि कोई हमें देख रहा है। 2 बार मैं तेजी से पलटा और मुझे यकीन था कि मैंने दोनों बार पेड़ों के पीछे कुछ हिलते हुए देखा था। जंगल अजीब तरह से शांत हो गया था। न पक्षियों की आवाज, न छोटे जानवरों की सरसराहट। टीम के बाकी लोग भी उसे महसूस कर रहे थे। उनकी बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई थी। उनकी आंखें पेड़ों को स्कैन कर रही थीं। दूसरी जगह और भी परेशान करने वाली थी। जैनसन का बैकपैक एक छोटे से खुले मैदान के पास पड़ा था। जमीन को जानबूझकर साफ किया गया था और उसके बीच में एक अजीब सा ढांचा था। टूटी टहनियों से बनाया गया ढांचा, करीब 7 फीट ऊंचा। कुछ टहनियां जमीन में गाड़ी गई थीं, जो उसके चारों ओर घेरा बना रही थीं। ढांचे के अंदर जंगल का कचरा था, पत्ते, काई, पाइन कोन्स, और वो सब ऐसे रखे थे जैसे कोई बिस्तर बनाया गया हो। गार्सिया ने उसकी जांच की। जांच करते वक्त गार्सिया ने बताया कि इतनी बड़ी टहनियों को काटा नहीं गया है, बल्कि तोड़ा गया है, और ये काम पिछले 1-2 दिन में ही किया गया है। किसी ने कहा कि ये किसी शिकारी का काम है, शायद रात बिताने के लिए किसी ने ये बिस्तर बनाया है। लेकिन फिर किसी ने कहा कि इसका साइज देखो, कोई इंसान इतना बड़ा ढांचा कैसे बना सकता है। एक भारी सन्नाटा छा गया, जैसे सबको बात समझ आ गई थी। ये भालुओं या कुंवर का काम नहीं था और न ही किसी इंसान का। यह कोई बहुत समझदार जानवर था, जो शायद साइज में भी बहुत बड़ा था। मार्क जेनसन की खोज शाम तक चली, लेकिन हड्डियों और उस ढांचे के अलावा और कुछ नहीं मिला। ना कोई लाश,
ना कोई खून का निशान। अब सबको लग रहा था कि इस जंगल में कोई तो है जो बहुत चालाक है। उस रात रेंजर स्टेशन में मैं गार्सिया के साथ बैठा था। हम दोनों दिन की खोज की रिपोर्ट बना रहे थे। फिर गार्सिया ने कहा, कल पूरी टीम फिर से आएगी। हालांकि मुझे लगता है मार्क जेनसन का जिंदा मिलना मुश्किल है। हो सकता है वो जंगल की किसी घाटी में गिर गया हो। ये जंगल बड़ी आसानी से लोगों को गायब कर देते हैं। मैंने उसकी आंखों में बिना देखे सर हिलाया और फिर धीरे से कहा, मैंने जंगल में कुछ देखा है, ऐसे निशान जो किसी जानवर से नहीं मिलते, और रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनी हैं। गार्सिया ने मुझे ध्यान से देखा और कहा, देखो, अकेलापन सबको फील होता है एलेक्स। कभी कभी दिमाग अपने आप बातें बनाने लगता है। पिछला रेंजर विल्सन अच्छा रेंजर था, काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी पिछले कुछ दिनों में अजीब बातें करने लगा था। डिपार्टमेंट को उसकी मानसिक स्थिति की चिंता होने लगी थी और जनवरी में आए तूफान में वो गायब हो गया। हमें लगा शायद वो परेशान होकर चला गया। गार्सिया ने अपने कागज समेटे और आगे कहा, सो जाओ एलेक्स, कल काफी लंबा दिन है और बहुत काम करना है। उसके जाने के बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपने कैमरे के मेमोरी कार्ड को जोड़ा। मैंने ब्लैकवुड आने के बाद ली हुई तस्वीरें देखी। वो समझ से बाहर के पैरों के निशान, वो बालों का नमूना, पेड़ों पर उकेरे गए वो निशान, और एक तस्वीर जो मैंने सर्च टीम को नहीं दिखाई थी, मेरे ट्रेल कैमरे से ली गई तस्वीर। 3 रात पहले मेरे ट्रेल कैमरे ने एक धुंधली काली आकृति को पकड़ा था जो पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। वो आकृति बहुत बड़ी थी और पेड़ों के बीच खड़ी थी। वो ना पूरी तरह इंसान थी और ना पूरी तरह जानवर। मैं उस तस्वीर को तब तक देखता रहा जब तक मेरी आंखें जलने नहीं लगीं। फिर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। बाहर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और मुझे यकीन था कि उस अंधेरे में कुछ मेरे कैबिन को देख रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। मार्क जेनसन की खोज 5 दिन और चली। उसके बाद उसे आधिकारिक तौर पर बचाव के बजाय रिकवरी ऑपरेशन करार दिया गया। टीम को और हड्डियों के ढेर मिले और ढांचे मिले, लेकिन जेनसन का कोई ठोस निशान नहीं मिला। फॉरेंसिक्स ने पाया कि हमें जो इंसानी अवशेष मिले थे वो दशकों पुराने थे, लेकिन हाल ही में उन्हें उन जगहों पर रखा गया था। जब सर्च टीम वापस गई, उन्होंने मुझे बार बार रेडियो करने की सख्त हिदायत दी। मैंने उनकी तिरछी नजरें देखी। उन्होंने मेरे सबूतों का बढ़ता ढेर देखा था, मेरे सिद्धांत सुने थे। उन्हें लगता था कि मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूं जिस पर विलियमसन, हमारा पुराना रेंजर, गया था, और शायद वो सही थे। ब्लैकवुड में मैं फिर से अकेला था। मैंने खुद को उस चीज की जांच में झोंक दिया। मेरे ड्यूटी के काम चलते रहे, लेकिन हर खाली पल मैंने उन जंगलों में छिपी चीज को समझने में लगाया। मैंने जंगल में और कैमरे लगाए और सबूत इकट्ठे किए, ढांचों और निशानों की जगहों का नक्शा बनाया, और एक रात मुझे ब्रेक थ्रू मिला। वो एक तूफानी रात थी और मैं कैबिन में रुकने को मजबूर था। मैं बहुत बेचैन था और मैं कैबिन की सफाई में लग गया। मेरा मानना था कि वहां कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो पिछला रेंजर जल्दबाजी में छोड़ गया होगा। और लकड़ी के स्टोव के पीछे मुझे एक ढीला फर्श बोर्ड मिला। उसके नीचे एक वाटरप्रूफ केस में एक चमड़े की डायरी थी। वो विलियमसन का जर्नल था। पहले पन्ने नॉर्मल रेंजर नोट्स थे, वन्य जीवों की गतिविधियां, मौसम, रखरखाव की चीजें। लेकिन सितंबर से उस जर्नल का टोन बदल गया। मैं आपको उस जर्नल की कुछ चीजें पढ़कर बताता हूं। उसमें सब कुछ डेट वाइज लिखा हुआ था। 15 सितंबर, मुझे सिल्वर टिप फॉल्स के पास कुछ अजीब निशान मिले हैं। भालू के नहीं हो सकते क्योंकि उनका आकार मेल नहीं खा रहा। 28 सितंबर, मुझे निशानों का तीसरा सेट मिला है। मैंने इलाकों की मार्किंग कर दी है। 8 फीट ऊंची टहनियों से बालों के नमूने भी ले लिए हैं। 10 अक्टूबर, कल रात फिर से आवाजें सुनी, पहले धीमी, फिर चीख जैसी,
फ़ोन पर रिकॉर्ड किया, लेकिन दूरी की वजह से क्वालिटी खराब है। ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी। जर्नल आगे बढ़ता गया और विलियमसन की लिखावट अजीब होती गई। उसने गहरे जंगल में घोंसले मिलने की बात लिखी। पेड़ों पर उकेरे गए निशानों को उसने इलाके की सीमाओं का चिन्ह बताया। उसने बालों के नमूने हेडक्वार्टर के लिए भेजे, लेकिन हेडक्वार्टर ने उन्हें भालू या हिरण के बाल बताकर खारिज कर दिया। उसके आखिरी नोट्स पढ़कर मैं सहम गया। 18 दिसंबर। अब वो कैबिन को देख रहा है। रात में पेड़ों के बीच खड़ा होता है और इधर देखता रहता है। डिपार्टमेंट को लगता है मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं ही जानता हूं। 30 दिसंबर। तीसरी रात भी छत पर आवाजें आ रही हैं, खरोंच की आवाजें, हलचल की आवाजें। वो शायद इस कैबिन की जांच कर रहा है। आखिरी नोट 2 जनवरी का था। मुझे लगता है आज रात वो कैबिन के अंदर आएगा। कल रात वो कैबिन के गेट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने जर्नल बंद किया। मेरे शरीर पर ठंडा पसीना छा गया। 2 जनवरी वो रात थी जब बर्फीला तूफान आया था और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक विलियमसन ब्लैकवुड से चला गया था, या कहें वो गायब हो गया था। तूफान की एक कड़कड़ाहट ने मुझे झकझोर दिया। बारिश खिड़कियों पर जोर से टकरा रही थी। मैं शीशे की ओर देख रहा था। तभी अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितना अनसेफ हूं। हर खिड़की उस चीज के लिए एक झरोखा थी जिससे वो आराम से अंदर देख सकता था। मैंने सारी रात विलियमसन का जर्नल पढ़ा, उसके सबूतों को अपने सबूतों से मिलाया। पैटर्न साफ था, वही जगह थी, वही घटनाएं थीं। हमने 5 महीने के अंतर पर एक जैसे पैरों के निशानों की तस्वीरें ली थीं। सुबह होने पर मैंने 2 फैसले किए। पहला, मैं विलियमसन के नक्शे पर मार्क किए गए उस घोंसले की जगह पर जाऊंगा जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, और दूसरा, मैं अपने साथ हथियार लेकर जाऊंगा। जंगल के उस हिस्से तक हाइक करने में मुझे पूरा दिन लगा। 7 मील किसी भी चिन्हित रास्ते से दूर, इतने घने पुराने जंगल में जहां दोपहर में भी छाया थी। जीपीएस सिग्नल कमजोर पड़ गया, लेकिन विलियमसन का हाथ से बनाया नक्शा एकदम सटीक था। वो घोंसला अब तक का सबसे बड़ा ढांचा था, टहनियों और तनों का गुथा हुआ ढांचा जो इतना बड़ा था कि मैं झुककर अंदर जा सकता था। मैंने अपनी पिस्तौल और टॉर्च निकाली। मैं उस घोंसले के अंदर गया। अंदर काई और सड़न की बदबू थी और किसी जानवर की गंध आ रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। फर्श पर घास फूस का मोटा बिस्तर था और कुछ इंसानी चीजें बिखरी हुई थीं। एक बच्चे का जूता, एक जंग लगी घड़ी, फटे हुए कपड़े और कुछ हड्डियां। मैं जैसे ही उन चीजों की तस्वीरें लेने लगा, मेरी टॉर्च की रोशनी एक चमकती चीज पर पड़ी। वो एक पानी की बोतल थी, एकदम साफ और नई लग रही थी। मैंने उसे उठाया। उस पर एक नाम लिखा था, मार्क जेनसन। मैं झटके के साथ पीछे हटा। जेनसन हाल ही में यहीं था या कोई उसे यहां लाया था। तभी पास में एक टहनी टूटने की आवाज आई। मैंने बंदूक तानकर इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा में एक तनाव था, एक मौजूदगी थी। मैं घोंसले से पीछे हटने लगा, जंगल की ओर निशाना रखकर देखने लगा। फिर मेरे पीछे एक और टहनी टूटी। फिर मेरे बाईं ओर से आवाज आई। कोई मुझे घेरने की कोशिश कर रहा था। मैं तभी वहां से भागा। रेंजर स्टेशन का रास्ता एक दहशत भरा सफर था। हर परछाई एक खतरा लग रही थी, हर आवाज मुझे अंदर तक दहला रही थी। जंगल, जो कभी मेरी जानी पहचानी जगह थी, अब एक पराया इलाका लग रहा था, जहां ना तो मेरा स्वागत था और ना ही मैं सुरक्षित था। मैं तेजी से चलता रहा, दौड़ने की कोशिश नहीं की। दौड़ना शिकारी के इंस्टिंक्ट्स को जगाता है, और जो मेरा पीछा कर रहा था वो जितना बुद्धिमान था उतना ही इंस्टिंक्टिव भी था। पूरे रास्ते मैंने बंदूक ताने रखी। अब शाम होने लगी थी। पेड़ों के छप्पर ने अंधेरा बढ़ा दिया था। मैं स्टेशन से 3 मील दूर था जब मुझे टॉर्च जलानी पड़ी।
जंगल के अंधेरे के सामने उसकी रोशनी कमजोर थी। तभी किसी ने मेरे ऊपर पत्थर से हमला करना शुरू किया। पहला पत्थर मेरे पास के पेड़ पर लगा, इतनी जोर से कि उसकी छाल के टुकड़े मेरे गाल में धंस गए। मैंने झट से टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन संदेश साफ था, कोई मेरा शिकार कर रहा था। दूसरा पत्थर नहीं, एक टहनी मेरे 20 फीट आगे गिरी। किसी ने जानबूझकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। मैंने तुरंत अपना रास्ता बदला और मैं पूर्व की ओर चलने लगा। तभी मैंने एक हलचल सुनी। कोई मेरे साथ साथ चल रहा था। अब वो छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि मुझे पता चले कि वो वहां है। और फिर आवाजें आनी शुरू हुई, कभी क्लिक्स की आवाज तो कभी हूट की आवाज, और फिर एक चीख और चिल्लाहट का मिश्रण सुनाई दिया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो आवाजें बिल्कुल मेरे पास से आ रही थी और वो चारों तरफ से आ रही थी। मतलब साफ था, वो एक नहीं बल्कि कई सारे थे। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं दौड़ने लगा। टहनियां मेरे चेहरे को चीर रही थी। मैं रास्ता छोड़कर घने जंगल में भाग रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी इधर उधर उछल रही थी और मेरे पीछे से भारी कदमों की आवाज, टहनियों के टूटने की आवाज साफ साफ आ रही थी और वो मेरे नजदीक आती जा रही थी। मैंने चेतावनी देने के लिए एक गोली चलाई। बंदूक की आवाज के बाद कुछ देर के लिए मेरा पीछा बंद हो गया, लेकिन फिर वो और तेजी से आने लगे। जमीन अचानक ढलान में बदल गई, जिसे मैं अपनी घबराहट में देख नहीं पाया। मैं अचानक गिर गया और लुढ़कने लगा। टॉर्च और बंदूक मेरे हाथ से गिर गए और फिर मैं एक गिरे पेड़ के तने से टकरा कर रुक गया। मेरी पसलियों में बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर मैंने ऊपर ढलान के किनारे उसे देखा। कम से कम 8 फीट लंबा, चौड़े कंधे, काले बालों या फर से ढका, 2 मजबूत टांगों पर खड़ा। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन मैं उसकी नजर महसूस कर रहा था। वो मुझे परख रहा था। मैं डर के मारे वहीं जमा रहा। उस प्राणी ने हल्का सा अपना सर झुकाया, फिर उसने मेरी गिरी टॉर्च उठाई, उसे देखा, 2 बार ऑन ऑफ किया जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने उसे मेरी ओर फेंक दिया। उसका मैसेज साफ था, ये तुम्हारा है और तुम यहाँ के नहीं हो, इसे लो और यहाँ से निकल जाओ। फिर उसके पीछे मैंने और आकृतियां देखी, 3 और फिर 5। एक पूरा परिवार, एक पूरा कबीला। वो नीचे नहीं आए, बस खामोशी से देखते रहे। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई, सबसे बड़े प्राणी की आंखों में देखता रहा। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। वो किनारे पर खड़े रहे जब तक मैं 100 गज पीछे नहीं हट गया। जब मैंने स्टेशन की ओर मुड़कर चलना शुरू किया, एक आखिरी आवाज आई, लंबी, धीमी, जैसे कोई चेतावनी हो। ऐसा लगा जैसे वो एक सीमा थी और उसके पार आने की मुझे इजाजत नहीं थी। मैं आधी रात के करीब स्टेशन पहुंचा। मैं चोटिल था, लेकिन जिंदा था। मैंने हर खिड़की, हर दरवाजा बंद किया। बैकअप हथियार लेकर छतियां दीवारों पर आवाज का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन प्राणियों ने अपनी बात कह दी थी। उन्होंने हिंसा की जगह संयम दिखाया था। सुबह की रोशनी में मैंने घोंसले की तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में जो मैंने जल्दबाजी में ली थी, किनारे पर कुछ दिखा जो मैंने डर के मारे मिस कर दिया था। दीवार पर एक रफ ड्राइंग थी। वहां इंसानी आकृतियां और छोटे 4 पैर वाले जानवर बने हुए थे। मैंने विलियमसन का जर्नल, अपनी तस्वीरें, निशानों के कास्ट और उन बालों के नमूने इकट्ठे किए। मुझे लगा सबको जानना चाहिए कि इन जंगलों में क्या रहता है, लेकिन रेडियो उठाते ही शक ने मुझे घेर लिया। अगर मैंने इन प्राणियों का खुलासा किया तो साइंटिस्ट, मीडिया, शिकारी सब लोग आ जाएंगे। ये प्राणी उनसे लड़ेंगे, लोग मरेंगे और शायद ये प्राणी विलुप्त हो जाएंगे। मैंने रेडियो नीचे रख दिया। मेरा फैसला साफ था कि मैं किसी को इनके बारे में नहीं बताने वाला।
3 महीने बीत गए। मैं ब्लैकवुड स्टेशन पर ही हूँ, अपनी रेंजर ड्यूटी को निभा रहा हूँ। मेरी पसलियाँ ठीक हो गई हैं, चेहरे के खरोंच हल्की सफ़ेद रेखाओं में बदल गई हैं। जिंदगी अपनी लय में लौट आई है। मैंने हेडक्वार्टर को बताया कि मैं एक गश्त के दौरान गिर गया था। मार्क जेनसन की खोज जंगल में गायब होने वाले लोगों की गिनती में खो गई। विलियमसन का जर्नल फर्श बोर्ड के नीचे छिपा है, उसमें मैं अपने नोट्स भी ऐड कर रहा हूँ। सारे सबूत सुरक्षित हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। मैंने वो फ्यूचर के लिए बचा रखे हैं, जब इंसान इस खोज को बुद्धिमानी से लेगा, ना कि किसी शोषण के साथ। इन प्राणियों को मैं अपने नोट्स में गार्जियंस कहता हूँ। वो दूरी बनाए रखते हैं। वो अब कैबिन के पास नहीं आते, ना ही रास्तों पर अपने निशान छोड़ते हैं। हमारी सीमाएं एक अनकहे समझौते से बन गई हैं। वो गहरे जंगल में रहते हैं और मैं सीमाओं पर गश्त करता हूँ। कभी कभी जंगल के किनारे छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं। एक बार तो मेरी खोई हुई पिस्तौल भी मिली, ठीक उसी जगह के पास जहाँ मैं गिरा था। जब हाइकर्स आते हैं, मैं उन्हें कुछ इलाकों से दूर रखता हूँ। बहाने देता हूँ कि वहाँ की ज़मीन दलदल बन चुकी है या वहाँ कोई खूंखार जानवर सक्रिय है। मैंने दिशा भटकाने में महारत हासिल कर ली है। लोगों को सुरक्षित रास्तों पर ले जाता हूँ। जो अजीब आवाज़ों या गहरे जंगल में हलचल की बात करते हैं, मैं उनके डर को भालुओं या हिरणों से जोड़ देता हूँ। कुछ रातें जब चांद ऊंचा होता है, मैं घाटी में गूंजती हुई उनकी आवाज़ें सुनता हूँ। अब वो धमकी नहीं बल्कि बातचीत जैसी लगती हैं, अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग लय में। अब मैं कुछ संकेतों को पहचानने लगा हूँ, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी या बड़े शिकारियों की कोई गतिविधि। पिछले हफ्ते एक बैकपैकर परिवार मेरी बनाई सीमाओं से भटक गया था। उनकी 2 दिन की हाइक 3 दिन तक खिंच गई और उन्होंने कोई रेडियो संपर्क भी नहीं किया। नियम कहते थे कि मैं हेडक्वार्टर को सूचित करूं और उन्हें खोजने के लिए एक टीम बनाऊं, लेकिन मैंने एक रात और इंतजार किया, अकेले गार्जियन के इलाके की सीमा पर गश्त की। सुबह मैंने उस परिवार को मेन रास्ते पर चलते हुए पाया। वो भटके हुए थे, थके हुए थे, लेकिन सही सलामत थे। उन्होंने बताया कि वो रास्ता भटक गए थे। उन्होंने एक डरावनी रात काटी क्योंकि कोई बड़ा प्राणी उनके कैंप के आसपास घूम रहा था। उन्होंने अजीब चीखें सुनी। उनके पास पत्थर फेंके गए, लेकिन उन पर नहीं फेंके गए। सुबह उन्हें टूटी टहनियों का एक तीर मिला जो मेन रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। उन्हें सुरक्षित वापस धकेला गया था। उन्हें सही रास्ता दिखाया गया था। मैं अक्सर विलियमसन के बारे में सोचता हूँ। क्या वो सचमुच उस तूफान में कहीं चला गया था या गार्जियंस ने उसके साथ कुछ कर दिया था? शायद वो उनके सीक्रेट के लिए खतरा था। शायद वो उसी जुनून में खो गया था जिस जुनून में मैं था। कुछ रातें मैं कैबिन के किनारे खड़ा होता हूँ, लाइट्स की रोशनी से दूर अंधेरे को देखता हूँ। कभी कभी मुझे आंखें दिखती हैं, जैसे कोई मुझे देख रहा है, समझ रहा है, मुझे तोल रहा है। मैं अब अपनी भूमिका को अलग ढंग से समझता हूँ। मैं सिर्फ पार्क का रक्षक नहीं हूँ, मैं उन सीमाओं का रक्षक हूँ जो हमारे और उनके बीच खिंच गई हैं। जंगल ने हमेशा अपने रहस्यों को संजो कर रखा है और शायद ये रहस्य भी ऐसे ही रहना चाहिए। जब मैं लैंप की रोशनी में ये लिख रहा हूँ, जंगल में पेड़ों की कतार से कोई मुझे देख रहा है। मैं उनकी मौजूदगी महसूस करता हूँ। मुझे यहाँ रहने की इजाज़त है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ और ना ही आप अकेले हैं जब आप उन जंगलों में घूमते हैं। उनकी आवाज़ें सुनें, उनके निशान देखें, लेकिन उनकी सीमाओं का सम्मान करें। वो हमसे कहीं पहले से यहाँ हैं और उन्हें सब कुछ याद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पार्क रेंजर, कैंपिंग और हाइकिंग और वेंडिगो और स्किनवॉकर जैसी कई जंगलों की कहानियाँ हैं। चलिए
मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।